प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ वीविंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग द स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल स्वाब एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग। अब यहाँ पे बेटा विविंग और स्पिनिंग को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि सिंपली लिखा है बेटा कि मेकिंग अ लॉन्ग थ्रेड, बराबर एक लंबा सा धागा बनाने की जो पूरी प्रोसेस है बेटा, किससे धागा बनेगा? कॉटन बॉल से। कॉटन बॉल को क्या कहा जाता है हमारे इंडिया में? स्वाब। ओके, टू जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि हमारा चरखा है, वो हम एक तरीके से देखा जाए तो उसी को हम हमारा ओल्ड स्पिनिंग मशीन मानते हैं। तो जो कॉटन बॉल होता है, समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी रुई का एक कॉटन का वो है बेटा। अब इसमें से पर्टिकुलर इस कॉटन बॉल में से बेटा एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले क्या करते हैं, ये कॉटन बॉल को ना बेटा अलग अलग तरीके से वो एक बिल्कुल पतला सा उसका वो बना देते हैं, एक तरीके से वो लंबा सा वो, बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस कॉटन बॉल को देखा जाए तो एक तरीके की स्टिक होती है, छोटी सी आयरन की, लोहे की स्टील जैसी होती है बेटा। इसमें पर्टिकुलरली धीरे 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 उसको लंबा लंबा जो है, जब ये बन जाता है तो इसमें लपेटा जाता है। तो समझ लो कि आप इसके आसपास ये पूरा बन चुका है। अब जब ये हो जाता है उसके बाद इसको देखा जाए तो चरखे के साथ, या फिर बेटा जो पुराना ओल्ड चरखा होता था बैम्बू का होता था, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे दूसरे मॉडर्न चरखे आए। तो जब इस तरीके का एक मतलब वो कॉटन स्वाब को हमने बिल्कुल क्या कर दिया, पहले उसको हमने काफ़ी पतला बना दिया। जो रुई का पूरा एक गोला होता है उसको हमने छितिर बितिर कर दिया। बहुत स्मूथ और पतला सा बनाने के बाद हमने उसको एक तरीके से जो है वो एक पतली सी स्टिक के साथ, मतलब एक तरीके का सलिया होता है बेटा, उसके आसपास हम उसको पूरा लपेट देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें से हम धीरे धीरे उसको लंबा लंबा खींचने लगते हैं। ओके, अब ये जो है इसको खींचने के बाद हम खींचेंगे तो ये लंबा लंबा पतला पतला खींचते जाएगा बेटा। और एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि चरखे के पास जो है, हाँ समझ लो कि ये हमारा चरखा इस तरीके का रहता है बेटा। चरखा जो होता है बराबर ना इस टाइप का होता है। फिर इसके कॉर्नर में फिर कुछ ऐसा रहता है, उसके नीचे जो है यहाँ पे एक जिसको हम कतली भी बोलते हैं, बराबर ना, उसके अंदर या फिर यान करने की जो पूरी प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे वो धागे का ये पर्टिकुलर ये रखा रहता है। फिर धीरे धीरे जब चरखा चलता रहता है बेटा, तो ये इससे क्या होता है, वो थ्रेड जो है पूरा का पूरा धागा का जो वो सिस्टम है वो पूरा बनते जाता है, यानी कि एक पूरा रोल प्रिपेयर होता है। ओके, मैं यहाँ पे प्रॉपरली आपको वो उस तरीके से तो नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पे मैं आपको एक पर्टिकुलरली माधव सहस्त्र ऐसा कुछ उनका नाम था, मैं उनका पर्टिकुलरली वो वीडियो जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से उन्होंने स्वाब और यान का जो है स्पिनिंग का जो तरीका है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ऐसा होगा तो आपको मैं वो ट्राई करूँगी कि अगर वो वीडियो सेंड हो जाए तो आप उसको देख पाओगे बेटा। वरना मैं आपको जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर एक थोड़ा सा एड्रेस उसका उनका वो डाल दूंगी, जिससे आप देख पाओगे तो कम्प्लीटली इस पूरी प्रोसेस को ना समझ पाओगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें बोर होने की ज़रूरत नहीं है बेटा कि किस तरीके से कॉटन की बॉल से बेटा पतले पतले धागे बनते हैं, धागे से फिर पूरी वो कतली बनती है और फिर उससे कपड़ा बनता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा, ऐसे ही नहीं, देखो हर चीज़ में कितना साइंस छिपा हुआ है कि कैसे कोई प्रोसेस प्रिपेयर होती है। तो आप उस चीज़ को देखोगे ना, उस वीडियो को देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। मैं आपको सेंड करूंगी, आप उसको देखना, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि किस तरीके से कपड़ा प्रिपेयर होता है बेटा। तो हम देख सकते हैं बेटा स्पिनिंग यानी कि चरखे को गांधी जी ने हमारी आज़ादी का एक बहुत बड़ा वेपन बेटा हथियार बना लिया था। घर घर उन्होंने स्वदेशी अपनाओ के नारे लगाए थे। उन्होंने लोगों को बोला था कि घर घर पे मतलब स्पिनिंग का काम करो, धागा बनाओ, धागे से कपड़ा बनाओ। और हम देख सकते हैं बेटा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में चरखे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। यहाँ तक कि हमारा जब ट्राई कलर फ्लैग बना था तो शुरुआती दौर में पहले उसमें अशोक चक्र की जगह जो है वहाँ पे चरखा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर उस सिंबल को चेंज किया गया आज़ादी के बाद। तो हम देख सकते हैं बेटा कि चरखा हमेशा हमारी आज़ादी का बहुत बड़ा एक प्रतीक जो है रहा है, सिंबॉलिक एक प्रेजेंटेशन था जिसको हम नकार नहीं सकते।
और ये हजारों साल से देखा जाए तो हमारी संस्कृति के अंदर बेटा कपड़ा काटने की एक पूरी प्रोसेस है, जिसको हम समझ सकते हैं कि कैसे कॉटन बॉल से स्वाब से थ्रेड बनता है बेटा, थ्रेड से फिर कतली बनती है, कतली से फिर कपड़ा बनता है, तो उस चीज को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो बेटा कि लिखा हुआ है कि वी ऑल नो द गांधी जी हैज गिवन इट स्पेशल इम्पोर्टेंट एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड जॉइनेड इट विद द स्वदेशी टू मेक अ सेल्फ रिलायंट अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट विच हैज क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री। ओके, हम मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने स्वदेशी को जो है एक तरीके से आज़ादी का सबसे बड़ा बेटा हथियार बना दिया था, और उन्होंने इंग्लैंड की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। और आत्मनिर्भर भारत की बात उस समय भी की जा रही थी, यहाँ पे सेल्फ रिलायंट वर्ड यूज हुआ है बेटा, कि उन्होंने किस तरीके से भारत के लोगों को कहा था कि भाई विदेशी चीजों पे डिपेंडेंट मत बनो, आत्मनिर्भर बनो। और कहीं ना कहीं उन्होंने चरखे को एक तरीके से देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत का एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में खड़ा कर दिया था। अब इसके बाद आ जाते बेटा हैंड वीविंग। वीविंग का ही पार्ट है हाथ से बुनी जाने वाली बेटा हर तरीके की कारीगरी, जो पुराने समय में मशीनें तो अब पिछले कुछ सालों से आने लगी बेटा, नो डाउट मशीनों को भी धीरे धीरे तरह तरह की लकड़ी से लेके अब जो मेटल की मशीनें आती हैं, बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन फिर भी हमेशा से बेटा जो हाथ से जो प्योरली किया हुआ काम है ना बेटा, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, वो एकदम यूनिक होता है, वो सबसे एकदम वर्सटाइल होता है, उसके जैसा कुछ नहीं होता अगर आप उसकी इम्पोर्टेंट को सही में समझो तो। तो हैंड वीविंग चीजें बेटा जो हाथ से बनी हुई है, जिसमें कोई भी मशीन काम नहीं किया गया है, तो बेटा उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो कि सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नोन हाउ इट इज वेल नोन एज द whole piece of cloth of particular size of taka of the muslin and dhaka could usually of dhaka that could easily pass through a ring and could be adjusted in the match box। ठीक है बेटा, ढाका का ताका जो है, ढाका जो है अभी बांग्लादेश के अंदर है बेटा। ओके, एक तरीके से उसका कैपिटल सिटी जैसा है, इंडस्ट्रियल कैपिटल भी है, काफी बिग सिटी है, वर्ल्ड का सबसे कंजेस्टेड सिटी भी है, ज्योग्राफी में मैंने कई बार आपको पढ़ाया था 9th में। तो बेटा ये ताका हमारे इंडिया में भी ताका वर्ड यूज होता है बेटा, पहले तो बांग्लादेश जो है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ढाका का जो बेटा मसलिन है, इतना सॉफ्ट और इतना ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही वैल्यूएबल क्लोथ होता था बेटा। उसके जो धागे होते थे वो इतने पतले महीन रेशमी होते थे कि जब उनसे पर्टिकुलर एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हम देख सकते हैं कि 2.5 से 3 मीटर तक का कपड़ा, मतलब एक आप शॉल या ओढ़नी देखते हो ना, दुपट्टा देखते हो, उतना होता था। उसको पर्टिकुलर एक हैंड रिंग में से आराम से वो इतना सॉफ्ट होता था कि उसको हैंड रिंग में से पास आउट कर सकते थे, और उसको मैच बॉक्स में फोल्ड करके रखा जा सकता था। आप सोचो कि उतना बड़ा कपड़ा अगर मैच बॉक्स में फोल्ड करके रखा जा सकता है, मतलब कितना सॉफ्ट होगा। काफी वैल्यूएबल होता था, बहुत महंगा होता था। बड़े बड़े जो एम्पीरियर्स होते थे, रूलर्स होते थे, किंग होते थे, ट्रेडर्स होते थे, बराबर, वो ही ढाका के मसलिन के बेटा एक तरीके से क्लोथ यूज कर पाते थे, क्योंकि इतनी किसी की हैसियत होती नहीं थी कि उसको खरीद पाए। फिर यहाँ पे हमको कश्मीरी कारपेट की बेटा दिखाई दे रही है, हाथ से बनी हुई कश्मीरी डिजाइन्स है ना, हमारे घरों में अक्सर होते हैं। ज्यादातर हम कारपेट कश्मीर के खरीदने पसंद करते हैं, क्योंकि अपना यूनिक उसका स्टाइल होता है, और उसकी जो पर्टिकुलर ज्यादातर हम देखें नेचर से रिलेटेड डिजाइन्स होती है बेटा, फूल पत्तियां पौधे है ना, तरह तरह की चीजें बनी रहती है, और कश्मीरी डिजाइन का भी आर्ट हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ देखो, मोर ओवर द कारपेट गालीचास ऑफ द सेवरल रीजन निटिंग वर्क ऑन द attires and the artistry etc occupied a prominent place, among them patola of Patan, Kanjivaram and Banarsi साड़ी, बांधनी and of Rajasthan, a unique identity of India। यहाँ पे धीरे धीरे देखा जाए तो बेटा हैंड वीविंग के बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि देखा जा सकता है, हम पाटन के पटोला की बात करें, कांजीवरम साड़ियों की बात करें, या फिर काशी बनारस के बनारसी साड़ियों की बात करें। बनारसी साड़ी के बिना तो हमारे यहाँ शादी वादी का फेस्टिवल कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, बराबर ना। और फिर राजस्थान और गुजरात के कच्छ की रंग बिरंगी बेटा बांधनी की बात करें, तो जहाँ पे हमको ये ड्राई जोन की कलरफुल कल्चर का अंदाजा लगता है, तो हम समझ सकते हैं बेटा कि कैसे पटोला का पाटन, पाटन का पटोला सॉरी,
देन कांजीवरम और बनारसी साड़ी बेटा अपने आप में यूनिक चीजें और आज भी इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नो डाउट। जो पाटन के पटोड़े हैं बेटा, उसको बनाने वाले कारीगर बेटा अब धीरे धीरे काफी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, ये हैंडमेड साड़ीज हैं और इनको बनाने में पूरा एक एक साल का वक्त लग जाता है। देखो हम थियरीज में देखते हैं, फिर आगे मैं बोलती हूँ। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह में आर्टिशंस केम एंड सेटल इन पाटन। ये पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड था जिसको गुजरात का गोल्डन एरा मान के चला जाता है बेटा। सोलंकी सिद्धराज सोलंकी का टाइम पीरियड था जब गुजरात एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन का हब बन चुका था, ट्रेडिंग हब बन चुका था। हर तरफ हमको वो प्रॉस्पेरिटी और रिचनेस नजर आती थी, कल्चर में, लोगों के लाइफस्टाइल में। ओके क्यों, इसीलिए वजह से मतलब किसी पर्टिकुलर एरा को गोल्डन एरा कब कहा जाता है बेटा? गोल्डन एरा हम तब कहेंगे उसको जब वहां पे सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो यही वो टाइम पीरियड था जब बेटा पाटन के अंदर एक नए आर्ट का एक तरीके से देखा जाए तो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, और जिसको हम पटोला साड़ी के आर्ट के नाम से जानते हैं बेटा। इसको बेवड़ी कहा जाता है, गुजराती वर्ड है बेवड़, यानी कि जिनको दोनों तरफ से पहना जा सकता है, और इकत मीन्स विविंग। ओके, बेवड़िक का आपको कई बार एग्जाम में मीनिंग पूछा जाता है कि व्हाट इज बेवड़िक, तभी नीचे जैसा आ ही रहा है कि the Patola of Patan became the world famous due to their skill. This art of Patan is more than 850 years old. ठीक है बेटा, मोस्ट टाइम पे शॉर्ट नोट में ये आता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आपको याद रखना है। 850 साल पुराना आर्ट है, अपने स्किल वर्क की वजह से इसकी अपनी एक पहचान है। ओनली द हैंडफुल ऑफ आर्टिशंस हैव द स्किल फॉर सच ए कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। मैंने आपको चैप्टर 1 में पटोला ऑफ पाटन का एक पिक्चर भी आपको दिखाया था। आप समझ सकते हो बेटा कि वो साड़ियाँ जो हैं बहुत ही मतलब टाइम पीरियड लगता है, 10 to 12 मंथ, यानी पूरा एक साल लग जाता है बेटा। और इसमें किसी भी तरीके का बेटा, मैंने बोला था कि पाटन का जो ये पटोड़ा जो साड़ी है, इसको किसी भी तरीके का डाई ऑफ वर्क या इसमें कलर काम उस तरीके से नहीं होता है। जो कलरफुल थ्रेड होते हैं बेटा, उन थ्रेड को पर्टिकुलर उस तरीके से विविंग किया जाता है, गूथा जाता है, जिसकी वजह से वो डिजाइन्स अपने आप बनते जाते हैं। सोचो आप उन पर्टिकुलर पाटन के पटोड़े की मतलब साड़ी की डिजाइन देखो, और डिजाइन कैसी होती है जो दोनों तरफ एक तरीके से अपनी यूनिक आइडेंटिटी दिखाती है, यानी साड़ी को हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं। उसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि एक साइड जो डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है वो दूसरी साइड वापस से लाइट वाला डार्क में और डार्क वाला लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक ही साड़ी को हम दो तीन चार अलग अलग तरीके के रंगों में पहनते हैं, और इसका अपना ही एक स्टाइल होता है, इस जिसकी वजह से इसको बेवड़ी, यानी कि जिसको बेवड़ी बाजू दोनों तरफ से पहना जा सकता है, इस तरीके की साड़ी के नाम से जाना जाता है। द सिल्क वेयर द बेवड़िक प्रोड्यूस इन पाटन इज कॉल्ड द पटोला ऑफ पाटन। इकत मीन्स विविंग। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइनेड इन ए सच अ मैनर। ठीक है बेटा, इक मीन्स विविंग, ये आपको याद रखना है। एंड व्हाट इज बेवड़िक? बेवड़ मीन्स बेवड़ी बाजू, टू साइडेड, जिसको हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं, दैट इज वाई। एंड यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ पाटन्स पटोला। जब भी आप ये डेफिनेशन लिखोगे तब पाटन के पटोला का आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइनेड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न ऑन आइदर साइड। ठीक है, आप सिंपली आपको ये सेंटेंस वहां पे लिखना है कि जिसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज अ गुड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही टिकाऊ होती है बेटा, बहुत लंबे समय तक चलती है। एंड इट्स ओरिजिनल कलर्स रिमेन इंटैक्ट। बहुत लंबे समय तक इसका कलर कॉम्बिनेशन बेटा कभी भी ये फेड अप नहीं होता है, ये झांका नहीं पड़ता है। देर इज अ सेइंग इन द सेम रेफरेंसेस। इसी वजह से पाटन के पटोड़े के लिए बेटा एक बहुत ही हमेशा से जब से ये आर्ट बना है तब से उसके बारे में कहा जाता है। और ये लाइन अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन में आता है बेटा कि किस पर्टिकुलर आर्ट से रिलेटेड है। हालांकि आप ये पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ोगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि पटोड़ा की बात हो रही है, क्योंकि लिखा है कि पड़ी पटोड़े भात, फाटे पण फीटे नहीं। द डिजाइन लेट डाउन इन पटोला सेल नेवर फेड इवन इफ द क्लोथ में बी टॉर्न। ठीक है, जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है, उसका डिजाइन है, वो कभी भी फेडअप नहीं होता है। भले बहुत लंबे समय के बाद साड़ी एक बार फट भी जाए, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका डिजाइन कभी भी धुंधला या झांका पड़ेगा नहीं। उसकी जो अपनी एक मतलब जो उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका डिजाइन, जो उसकी पहचान है बेटा, वो हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए उसके लिए ये सेंटेंस कहा गया है
कि पड़ी पटोड़े भात फाटे पर फीटे नहीं, फट जाएगा लेकिन ओझल होगा नहीं, धुंधला होगा नहीं। गुजराती में जिसको बोलते हैं जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका डिजाइन कैसा, मतलब धुंधला सा हो जाता है ना, मतलब झांका पड़ने लगता है। हम गुजराती में झांका वर्ड यूज करते हैं कि कैसा, मतलब फेडअप हो गया एकदम। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपको ये आर्ट ऑफ विविंग, और उसमें हमने हैंड विविंग में पाटन के पटोड़े का एग्जाम्पल लिया, हमने ढाका के मसलिन के बारे में देखा, हमने कांजीवरम और बनारसी साड़ी के बारे में देखा, फिर हम बाद में राजस्थान की बांधनी और कच्छ की बांधनी के बारे में भी नेक्स्ट आगे के उसके पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।